राजनीति में जो आंकड़े होते हैं ना, वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाते। वो किसी भी सिस्टम के स्वास्थ्य का एक एक्सरे होते हैं। और कभी-कभी ये एक्सरे एक ऐसी पहेली हमारे सामने रख देते हैं जिसका जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलता। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के 2025 के नतीजे बस एक ऐसी ही पहेली हैं। सोचिए, एक सीट जिस पर एक पार्टी ने एक दशक से ज्यादा तक अपनी पकड़ बनाए रखी, वो अचानक बस 2000 वोटों के मामूली से अंतर से हाथ से फिसल जाती है। ये हुआ कैसे? इसका जवाब किसी सियासी बयान में नहीं, बल्कि जमीन की हकीकत और आंकड़ों के एक फोरेंसिक विश्लेषण में छिपा है। और आज हम उसी विश्लेषण को परत दर परत खोलेंगे, ये समझने के लिए कि भारत का शहरी वोटर अब असल में चाहता क्या है। किसी भी चुनावी समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले उस जमीन के नब्ज को पकड़ना पड़ता है। मालवीय नगर यानी दिल्ली की विधानसभा सीट नंबर 43, ये सिर्फ एक इलाका नहीं, ये अपने आप में एक छोटी दिल्ली है। यहाँ एक तरफ खिड़की एक्सटेंशन और हौजरानी जैसे घनी आबादी वाले मोहल्ले हैं, जहाँ लोगों की पहली ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ी हैं। तो दूसरी तरफ साकेत और सर्वप्रिय विहार जैसे इलाके हैं, जहाँ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास रहता है, जिनकी उम्मीदें अलग हैं: बेहतर सड़कें, पार्किंग की सुविधा और कम होता प्रदूषण। यहाँ हर तरह के लोग हैं। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ लोगों के सपने और रोजमर्रा के संघर्ष दोनों एक साथ चलते हैं। और यहाँ की राजनीति को समझना मतलब दिल्ली के शहरी वोटर के बदलते हुए मन को समझना है। तो इस पूरी पड़ताल को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उस पहेली को समझेंगे जो नतीजों ने हमारे सामने रखी है। फिर हम सिस्टम के उन संकेतों को पकड़ेंगे जो आंकड़ों के अंदर छिपे हैं। इसके बाद हम जमीन पर उतरकर मोहल्लों से उठती उन आवाजों को सुनेंगे जो इन आंकड़ों को एक इंसानी चेहरा देती हैं। फिर हम देखेंगे कि ये पूरा उलटफेर हुआ कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है। और आखिर में इस पूरे विश्लेषण से शासन के लिए एक रास्ता, एक ब्लूप्रिंट निकालेंगे। तो चलिए पहली से ही शुरू करते हैं। एक नतीजा जो सबके लिए चौंकाने वाला था। आम आदमी पार्टी, जो 2013 से लगातार इस सीट पर जीत रही थी, वो 2025 के चुनाव में हार गई। एक दशक का दबदबा अचानक खत्म हो गया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये उस इलाके की राजनीति में आई एक बड़ी दरार थी। राजनीति में 10 साल का समय बहुत लंबा होता है। अगर कोई पार्टी इतने समय तक किसी शहरी सीट पर पकड़ बनाए रखती है, तो इसका मतलब है कि उसका जुड़ाव बहुत गहरा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो किला इतना मजबूत दिख रहा था, वो आखिर ढह कैसे गया? इस स्लाइड पर जो नंबर है, वो इस पूरी कहानी का दिल है। 2131, बस इतने वोट। 1,56,000 से भी ज्यादा वोटरों वाले इलाके में हार और जीत का फैसला इतने कम वोटों से हुआ। जरा सोचिए, इसका मतलब ये कोई बड़ी सत्ता विरोधी लहर नहीं थी। अगर कोई लहर होती तो ये अंतर हजारों में नहीं, बल्कि दसियों हजार में होता। ये एक बेहद करीबी लड़ाई थी, जहां कुछ हजार वोटों ने पूरे क्षेत्र की राजनीतिक दिशा ही बदल दी। और जब अंतर इतना कम होता है, तो समझ लीजिए कि चुनाव बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं, बल्कि छोटी छोटी स्थानीय समस्याओं पर जीता या हारा गया है। तो अब अटकलों और भावनाओं से हटकर सीधे उन ठोस आंकड़ों की ओर चलते हैं जो इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सिस्टम से मिलने वाले वो सिग्नल हैं जो हमें बता रहे थे कि जमीन पर कुछ बदल रहा है। हर चुनाव अपने पीछे डेटा की एक कहानी छोड़ जाता है, और मालवीय नगर की कहानी भी इन्हीं आंकड़ों में लिखी हुई है। सबसे पहले इस चुनाव क्षेत्र के आकार को समझना जरूरी है। 2025 की वोटर लिस्ट के हिसाब से यहाँ लगभग 1,56,372 रजिस्टर्ड वोटर थे। ये एक बहुत बड़ी और अलग अलग तरह की आबादी है। ये नंबर हमें उस स्केल का अंदाजा देता है जिस पर यह पूरा खेल हुआ। आगे हम जो भी आंकड़े देखेंगे, उन्हें इसी बड़ी तस्वीर के संदर्भ में देखना होगा। और यहीं पर हमें पहला और शायद सबसे बड़ा सुराग मिलता है: वोटर टर्नआउट, यानी कितने लोग वोट डालने निकले। 2020 में जहां लगभग 66% लोगों ने वोट डाला था, वहीं 2025 में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 54.4% पर आ गया। ये लगभग 12% की सीधी गिरावट है। ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये साफ इशारा करता है कि वोटरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो निराश था या फिर उदासीन। उनमें वोट डालने का वो जोश ही नहीं था। और जब भी ऐसा होता है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान सत्ताधारी पार्टी को ही उठाना पड़ता है। अब देखते हैं कि इस कम वोटिंग का सीधा असर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर क्या पड़ा। पिछले चुनाव के मुकाबले उनके वोट शेयर में लगभग 14% की भारी गिरावट आई। ये एक जबरदस्त झटका है। ये दिखाता है कि पार्टी का जो सपोर्ट बेस था, वो बुरी तरह से दरक गया।
अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये 14% वोट गया कहाँ? और आंकड़ों का गहरा विश्लेषण हमें इसी सवाल के जवाब तक पहुंचाता है। जो मुख्य मुद्दा था वो ये नहीं था कि वोटर बड़ी संख्या में विपक्ष की तरफ चला गया। अगर ऐसा होता तो विपक्ष के वोट शेयर में एक असाधारण उछाल देखने को मिलता। असली समस्या थी सत्ताधारी पार्टी के अपने ही कोर वोटरों के बीच की खामोशी, उनकी उदासीनता। वो वोटर जो हमेशा पार्टी की जीत पक्की करते थे, उन्होंने इस बार घर पर बैठना बेहतर समझा। तो ये हार विपक्ष की जीत से ज्यादा सत्ताधारी पार्टी की अपने ही लोगों को पोलिंग बूथ तक लाने की नाकामी थी, एक तरह का साइलेंट प्रोटेस्ट। आंकड़े हमें ये तो बता देते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ऐसा क्यों हुआ। इसका जवाब हमें आंकड़ों से नहीं बल्कि इंसानों से मिलता है, उन गलियों से, उन बाजारों से जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। तो चलिए अब डेटा से निकलकर मोहल्लों में चलते हैं और उन आवाजों को सुनते हैं जिन्होंने इस नतीजे को शक्ल दी है। इस इलाके के युवाओं से बात करें तो उनकी चिंताएं साफ हैं। बेरोजगारी और आसमान छूते मकानों के किराए ने उन्हें परेशान कर दिया है। वो कहते हैं कि हम राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा सिस्टम से हमारा भरोसा उठ गया है। जब भविष्य को लेकर आर्थिक चिंताएं हावी हो जाती हैं तो राजनीतिक व्यवस्था से मोहभंग होना स्वाभाविक है। महिलाओं के लिए मुद्दे और भी ज्यादा जमीनी और व्यवहारिक हैं, जैसे शाम होने के बाद सड़कों पर सुरक्षा की चिंता, या फिर बाजारों में और घरों के आसपास पार्किंग की जगह न मिलना। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो असल में जीवन की गुणवत्ता तय करती हैं, और जब सरकार इन बुनियादी चीजों पर ध्यान नहीं देती तो आधी आबादी का भरोसा टूटने लगता है। और जब हम मजदूर वर्ग और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की सुनते हैं तो कहानी और भी बुनियादी हो जाती है। वो कहते हैं कि यहाँ तो बेसिक सुविधाएं ही नहीं हैं। खराब साफ सफाई, जैम पड़ी नालियां, कभी कभार आने वाला पानी और टूटी फूटी सड़कें, ये वो नागरिक विफलताएं हैं जो उनकी रोज की जिंदगी को एक संघर्ष बना देती हैं। और यही हमें याद रखना चाहिए कि भारत का संविधान हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद का काम ही यही है कि ऐसी आवाजें अनसुनी न रह जाएं। यहाँ तक कि वो मिडिल क्लास जो शायद आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में है, वो भी परेशान है। उनके लिए रोज की जिंदगी ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और छोटे छोटे सरकारी कामों के लिए अंतहीन नौकरशाही से लड़ने का नाम बन गई है। शहरी जीवन की ये छोटी छोटी दिक्कतें जब लगातार बनी रहती हैं तो वो धीरे धीरे सत्ताधारी पार्टी के प्रति समर्थन को खा जाती हैं। अच्छा, अब थोड़ा पीछे हटते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। मालवीय नगर का ये नतीजा कोई एक रात में हुई घटना नहीं थी। ये उन बदलावों का नतीजा था जो धीरे धीरे सालों से हो रहे थे। अगर हम पिछले 25 साल के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो इस उलटफेर की पूरी कहानी हमारे सामने खुल जाती है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। 2013 में आम आदमी पार्टी ने एक नई शक्ति के तौर पर एंट्री की और लगभग 39% वोट से सीट जीत ली। 2015 और 2020 में तो पार्टी ने अपनी स्थिति को और भी मजबूत किया और वोट शेयर बढ़कर लगभग 58% तक पहुंच गया। ये एक जबरदस्त जनादेश था। लेकिन 2025 में कहानी पूरी तरह से पलट गई। आपका वोट शेयर 14% गिरकर 44% पर आ गया, जबकि बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 46.5% हो गया। ये एक निर्णायक मोड़ था। और साथ ही ये भी देखिए कि टर्नआउट लगातार गिर रहा है, जो वोटरों की घटती दिलचस्पी का एक साफ संकेत है। ये बार चार्ट उसी कहानी को और भी साफ साफ दिखाता है। नीले रंग में आम आदमी पार्टी और नारंगी में बीजेपी। आप देखिए कि 2020 से 2025 के बीच आपका ग्राफ कितनी तेजी से नीचे आया है, जबकि बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे लेकिन लगातार ऊपर गया है। बीजेपी के वोट शेयर में लगभग 8.5% की बढ़त हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में 14% की गिरावट आई। मतलब साफ है, ये चुनाव बीजेपी ने उतना जीता नहीं जितना आम आदमी पार्टी ने गंवाया। तो अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया, लेकिन एक रणनीतिकार का काम सिर्फ समस्या का पोस्टमार्टम करना नहीं होता, बल्कि समाधान का रास्ता दिखाना भी होता है। इन आंकड़ों और लोगों की आवाजों से एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार होता है जो किसी भी राजनीतिक दल को इस क्षेत्र की सेवा करने और जनता का विश्वास वापस जीतने का रास्ता दिखा सकता है। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर शासन के लिए है। ये ब्लूप्रिंट 4 ठोस कदमों पर आधारित है। पहला, हाइपर लोकल डिलीवरी, मतलब राष्ट्रीय या राज्य स्तर की बड़ी बड़ी योजनाओं से आगे बढ़कर हर मोहल्ले की खास समस्याओं को पकड़ना और उन्हें हल करना। कहीं पार्किंग की समस्या, कहीं साफ सफाई की, तो कहीं स्ट्रीट लाइट की। दूसरा, एक जवाबदेह शिकायत निवारण प्रणाली,
एक ऐसा सिस्टम जहां लोग अपनी समस्या बता सकें और उन्हें एक तय समय में समाधान मिले। तीसरा, बूथ स्तर पर मजबूत संगठन, जो सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि पूरे 5 साल लोगों के बीच रहे, उनकी सुने। और चौथा, मुद्दा केंद्रित नैरेटिव, यानी बड़ी सफलताओं के बजाय स्थानीय और ठोस नतीजों पर बात करना। ये बताना कि आपके मोहल्ले की ये सड़क बन गई है या आपकी गली में पानी की समस्या हल हो गई है। इस पूरे विश्लेषण का जो केंद्रीय सबक है वो यही है, भरोसा चुनाव के दिन नहीं जीता जाता, उसे हर दिन लगातार स्थानीय सेवा के जरिए कमाना पड़ता है। जब लोग देखते हैं कि उनकी छोटी छोटी शिकायतों पर भी सुनवाई हो रही है, तभी शासन पर उनका भरोसा बनता है। और भारत का नया डेटा संरक्षण कानून भी इसी भरोसे के सिद्धांत पर जोर देता है, जहां नागरिकों की जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति से उनकी भलाई के लिए होना चाहिए। शासन को भी इसी पारदर्शिता और सहमति के सिद्धांत पर चलना होगा, ताकि हर काम नागरिक के भरोसे को मजबूत करे। और अंत में मैं आपके सामने एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर पार्किंग और साफ सफाई जैसे स्थानीय मुद्दे किसी पार्टी के समर्थन में 14% की गिरावट ला सकते हैं, तो ये एक शहरी वोटर की असली प्राथमिकताओं के बारे में क्या कहता है? ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहसों के शोर में हम उन बुनियादी चीजों को भूलते जा रहे हैं जो एक आम नागरिक के रोजमर्रा के जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं। मालवीय नगर का ये मामला सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं, बल्कि पूरे भारत में शहरी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।